Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. Welcome back to my channel. I hope yesterday you had a good learning where we discussed about Dronacharya and Duryodhan's discussion, right? आज हम श्लोक नंबर 12 करेंगे जहाँ पे उसी डिस्कशन का कंटिन्यूएशन होने वाला है, right? Now let's move to the shloka which goes तस्य सञ्जयानं हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहानादं विनद्योच्च शङ्खं दध्मौ प्रतापवन्, which means तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे भीष्म पितामह ने सबसे पहले तो ये चीज़ नोटिस कर ली कि अभी दुर्योधन थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है और उनका मन थोड़ा उदास हो रहा है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए भीष्म पितामह ने बहुत ही ज़ोर से शंख बजाया, जो कि लायन के रोर की तरह सुनाई देता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, भीष्म पितामह को ये बात पता थी कि क्योंकि श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, राइट, वो है पांडवों के साइड में और कौरवों के साइड में से जितने भी लोग क्यों ना हो, जिस तरफ भगवान है जीत हमेशा वही होती है, राइट। सो ही वॉज वेरी श्योर कि कौरव हारने वाले और पांडव जीतने वाले हैं। सो ही हैड नो होप ऑफ विनिंग, बट स्टिल because he was vachanbandh, he was committed to his own words that he had given long before, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, इस वजह से उनको क्या करना पड़ा कि he had to stick to his commitment even if there was a lot of pain inside him, कि he was very much attached to the Pandavas. He very much loved them. ठीक है, being a grandfather, fighting against your own grandson is a very painful situation, right? और भीष्म पितामह बहुत ही काइंड, जेनरस और डिसिप्लिन्ड पर्सन थे और सत्य के मार्ग पे हमेशा चलते थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जो कि जिसके वजह से उनको ये सब बहुत भारी पड़ गया और उस प्रतिज्ञा को सही समय में ना तोड़ने के वजह से it became extremely heavy for him and he had to fight from the side of अधर्म। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहले वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल विद आवर डिसीजंस। ठीक है, से अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिजिड या स्टबर्न नहीं होना है।
कब नहीं होना है? ऐसे सिचुएशन में। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो डिमांड करती है कि किसी चीज़ को गिव अप कर देना या फिर किसी चीज़ को चेंज कर देना बेटर है फॉर एवरी वन एल्स एंड फॉर योर ओन सेल्फ, तो इट्स ओके, बिकॉज जो चीज़ लेट्स से 1970s में एप्लीकेबल थी, वो सेम सिस्टम अभी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज एवरीथिंग अराउंड यू इज चेंजिंग. तो मूविंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ एंड चेंजिंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ is something that Shri Krishna teaches. Shri Krishna teaches flexibility and when you have to break your own promises also. कई बार हम कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, राइट? एंड देन ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे वी हैव टू चेंज दैट डिसीजन, राइट? एंड उस मोमेंट में we have to look at several other factors, right? External factors, internal factors, our decision affecting other people. We have to look at all these factors. तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कभी कभी अगर मौन और प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े फॉर द लॉन्गर रन, मतलब फॉर द बेटर रन, तो आपको तोड़ देना चाहिए. इट्स ओके. You should change it instead. That is what Shri Krishna teaches. और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने ही चाहिए, राइट? सबसे पहला स्टेप है कि उस डिसीजन के ऊपर अच्छा खासा डिटेल पे रिसर्च कर लेना चाहिए. सेकेंड स्टेप इज़ उसका पूरा स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए. जैसे अगर हम वो डिसीजन लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा क्या होगा, हमारे लिए बुरा क्या होगा, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे ग्रोथ के, और लास्ट की थ्रेट क्या होगा, कि मतलब रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है उसमें. द बेस्ट वे टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ इज़ थ्रू दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट? नाउ द सेकेंड स्टेप आई टोल्ड यू कि सॉर्ट करना है. थर्ड स्टेप इज ट्राइंग टू मेजर कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैवी है इसमें या नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैवी है. इफ़ इट्स अ येस और इफ़ इट्स अ नो, राइट? इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोई भी डिसीजन का पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा है, देन येस, इट्स अ ग्रीन फ्लैग, वी शुड गो अहेड, डू इट. अगर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैं, देन ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग, यू शुड नॉट डू इट और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट. सो आज हमने 2 चीज़ें सीखी, decision making process, और second thing is updating our decision as per the situation and phase of our life, plus external environment भी matter करता है, right? ठीक है. So this is what we have learned today. Tomorrow we'll be doing shloka number 13. Till then, stay tuned and definitely like, subscribe and share it with your close people, because the more you share value, the more value comes back to you. So always remember that sharing is always, more like an energy exchange. The more you give, the more you're going to receive. So yeah, that's enough for today. Until then, take care of yourself and a very happy learning. Radhe Radhe, Hare Krishna.